आजकल पाकिस्तान में सदारती निज़ाम को लाने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की एक हिस्ट्री रही है, लॉन्ग हिस्ट्री, और उसको सदर की पावर को ख़त्म करने के लिए एक लॉन्ग स्ट्रगल रही है। और फिर एक दौर हुकूमत ऐसा आया जिसमें सदर की पावर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, लेकिन सदर खुद बहुत पावरफुल रहा, और वो दौर हुकूमत सदर के नाम से ही याद किया जाता है, यानी कि ज़रदारी एरा, जो कि 2008 से 2003 तक रहा। अगर हम पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप की हिस्ट्री देखें तो डिक्टेटर्स वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंट और फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ था। तो इस अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने इस सोसाइटी के, इस मुल्क के दो पावरफुल सेगमेंट्स के साथ टक्कर ले ली थी, एक जुडिशरी और दूसरे मौलवी। उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी को बर्खास्त कर दिया था कि वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। और फिर कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लाल मस्जिद पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की अमवात हुई और एक पूरा दहशतगर्दी का सैलाब आया उसके बाद। खैर, लेकिन उसके ये दो वाक़यात और एक इसके बाद एक अनफॉर्चुनेट एक और वाक़या, यानी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, इन्होंने मुशर्रफ को बहुत कमज़ोर कर दिया था। और फिर वो इलेक्शन करवाने पे मजबूर हो गए। और शुरू में तो ये था कि अब जब मुशर्रफ जाएंगे तो किसकी हुकूमत आएगी, वो नवाज शरीफ को वापस करेंगे या पीपी आएगी। वैसे नवाज शरीफ का शायद ज़्यादा वो बनता, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो की का असैसिनेशन हुआ तो अब जो है ना, हमदर्दी का जितनी हमदर्दी थी वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ गई। तो फिर इस तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और ये ट्रांजिशन हुआ मिलिट्री डिक्टेटरशिप से सिविलियंस के पास हुकूमत आ गई। तो इस तरीके से ज़रदारी हुकूमत शुरू हुई। डायरेक्ट ज़रदारी नहीं आए थे, पहले यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के। और उस टाइम पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, जितनी सियासी जमातें थी वो जमहूरियत को बहाल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। और फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने प्रेसिडेंट यानी परवेज़ मुशर्रफ को इम्पीच करने की कैंपेन चलाई। और अब वो फ़ौज की बैकिंग भी लूज़ कर चुके थे इस टाइम पर। तो आखिरकार उनको रिज़ाइन करना पड़ा, और जान बचाने के लिए वो अपनी सियासी साख या फिर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने रिज़ाइन किया। और फिर वो गए। और फिर कुछ महीनों बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और आसिफ अली जरदारी आए। और उसके बाद ये दौरे हुकूमत, इसमें बहुत सारा कुछ हुआ, बहुत सारे वाक़यात हुए। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो कि आयरनीज़, कंट्रडिक्शन से भरी पड़ी है। तो उसमें एक कंट्रडिक्शन ये है कि सिविलियन हुकूमत जिसके पास जब हुकूमत वापस आई, उन्हें अपनी पॉलिटिकल स्पेस वापस मिली, उसमें बहुत बड़ा किरदार जुडिशरी का था, वकला बरदरी का था। लेकिन वो चीफ जस्टिस को बहाल उन्होंने नहीं किया आते ही। उसके लिए फिर वकला बरदरी को पूरी एक लॉन्ग मार्च करना पड़ा, बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च हुआ, जिसके साथ नवाज शरीफ भी उसी के साथ खड़े थे। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को बहाल किया। अब जब एक कंपेन चलाकर चीफ जस्टिस वापस आए तो उसकी वजह से वो बहुत मजबूत चीफ जस्टिस थे। और इसीलिए उस टाइम हर कुछ दिनों बाद, हर रोज़ ही तकरीबन आपको 100 मोटो एक्शंस की खबरें देखने को मिलती थी। कुछ भी होता था तो चीफ जस्टिस साहब, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले लिया करती थी, एक्शन ले लिया करती थी उस पर। और आए रोज़ सोमोटो का जितना इस्तेमाल उस टाइम हुआ, इसके बाद नहीं हुआ। ज़रदारी हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि अगर आपको अगर पाकिस्तान की तारीख़ में दिलचस्पी है तो बहुत बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में से एक चेंज उनके दौरे हुकूमत में हुआ। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालें, तहरीक पाकिस्तान के वक्त से ही एक मसला था, सूबों और विफाक के दरमियान, फेडरेशन के दरमियान एक फ्रिक्शन थी, खींचातानी थी। जब मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, कुछ सूबे ऐसे थे जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, उनको किसी और के से इत्तेहाद करने की, कोई नया सिस्टम लाने की ज़रूरत नहीं थी। उनको हर सूरत में हुकूमत में होना था अपने सूबे के, और वो अपने सूबे के फ़ैसले ख़ुद कर सकते थे। उसमें आप पंजाब ले लें, सिंध ले लें, उस साइड बंगाल ले लें। लेकिन फिर मुसलमानों, जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे, यूपी का इलाका हो गया, इधर उधर इलाकों में, बिहार में मुसलमान थे जहाँ वो अक़लियत में थे। और फिर उनका पाकिस्तान के हवाले से नज़रिया मुख्तलिफ था। तो ये चपकलिश तभी ही की थी, ये रेजिस्टेंस तब से ही थी सूबों और फेडरेशन में। फिर ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान बना तो यूपी से आए हुए जो लोग थे वो ऊपर फेडरल लेवल पे थे, और ज़ाहिर सी बात है पंजाब और सिंध में
यहाँ के मुकामी लोग थे वो लीडर बने, लेकिन फिर सूबे के लोग वो ऊपर आना चाहते थे, वो फेडरल लेवल पे पर सियासत में आना चाहते थे। और ये जो सियासत की शुरू की खींचातानी थी, और फिर सूबों और वफाक के अपने अपने हकूक़ का मसला, के अख्तियारात का मसला, उसमें कभी वन यूनिट बन रहा है, और कभी एक सूबा जो है ना उसको उसकी तरक्की नहीं हो रही, दूसरे की हो रही है। इस तरह के मामला जो है ना, शुरू पहले दिन से ही ये चैलेंज पाकिस्तान को इस चैलेंज का सामना था। और फिर इस सब सूरत हाल से फ़ायदा उठाते उठाते थे इंडिविजुअल्स, डिक्टेटर्स, जो पहले उसमें कुछ सिविलियंस भी थे। ग़ुलाम मोहम्मद का नाम आता है, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, और इस्कंदर मिर्ज़ा, जो कि गवर्नर जनरल होते हुए प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग किया करते थे। फिर प्रॉपरली अयूब खान आ गए, उन्होंने डिक्टेटरशिप ले ली। तो इस तरीके से यानी सूबों और विफाक का मसला, उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स अपना फ़ायदा उठाया करते थे। तो ये मसला जो है वो सदर जरदारी ने आके हल किया। जितने आगे चल के हम उनके दूसरे अ, उन पॉइंट्स की तरफ भी मैं को भी मेंशन करेंगे जो वीक पॉइंट थे, स्पेशली करप्शन। लेकिन ये अगर उनकी आपको ये तारीफ़ करनी पड़ेगी कि ये उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट उनको हुई। उन्होंने 18वीं तरमीम में उन्होंने सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए। अब सूबे जो है अपने फ़ैसले खुद कर सकते थे अपने मामलात में। और इसी तरह से तरीके से NFC अवार्ड, यानी कि जो शेयर मिलता है, जो पैसों का जो शेयर मिलता है सूबों को, वो बहुत बढ़ाया, बहुत बढ़ा, सूबों को बहुत उन्होंने बढ़ा दिया। अब खैर ये डिबेट होती है कि मज़ीद इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इस सिस्टम को मज़ीद नीचे लाने की ज़रूरत है, डिवॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि जो है ना वो बलदियाती निज़ाम के लेवल तक था। क्योंकि एक आम बंदा जो है वो अपने जो है वो मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली से नहीं मुलाकात कर सकता हर एक शख्स, लेकिन अपने कौंसलर नाज़िम तक वो पहुंच सकता है आसानी से। तो इसलिए अब ये जहाँ पे पॉलिटिकली एक एम्पावरमेंट मिली है, उसके साथ साथ उनको सुब माली एम्पावरमेंट भी मिलनी चाहिए, और ये नीचे आनी चाहिए, ताकि मज़ीद जो है आवाम के जो अख्तियारात हैं, जो मज़ीद आवाम के करीब से करीब हो सकें। इसके साथ आते हैं अब जरदारी। ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अगर उनका नाम करप्शन के साथ ना जुड़े, ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त में ढेर सारे स्कैंडल्स आए थे, ढेर सारे स्कैंडल्स। उसमें एक NLC का स्कैंडल था, खैर उसमें फ़ौजी अफसरान मुलव्वस थे, दो तकरीबन 1.8 यानी $2 अरब, $2 अरब के करीब। और फिर एक NILC यानी एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का स्कैंडल था, उसमें कोई $6 अरब की करप्शन के केसेस सामने आए थे। और उसी वक्त में हज स्कैंडल भी सामने आया था, एफिड्रेंस के स्कैंडल भी सामने आया था। फिर जो बहुत और जो है ना RPPs का स्कैंडल आया था, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स का, यानी इस तरह के पावर प्रोजेक्ट जो रेंट पे हुकूमत लेगी और 4 से 6 महीने में चल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर एनर्जी के बहुत मसाइल थे। उस टाइम बिजली की लोड शेडिंग बहुत शुरू हो गई थी, और उससे फिर इंडस्ट्री मुतासर होती है। लेकिन उसमें जो है वो जो वो RPPs थे, उन पर ये था कि भाई वो ब्लैकलिस्ट कंपनीज से ले लिए गए थे, ऐसी कंपनीज से वायदे किए गए जिनका पहले से एक्सपीरियंस नहीं था, और अप फ्रंट बहुत बड़ी रकम उनको दे दी गई थी, जिस पर कमीशन रखने का इल्ज़ाम लगा लोगों पर। और उसमें कोई 22 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा था। और सबसे बड़ा जो स्कैंडल था वो ओगरा स्कैंडल था, कोई 82 अरब रुपीज़ का। अब ये उस वक्त की बात हो रही है जब डॉलर 60 रुपए का था। तो जरदारी और करप्शन, ये वैसे सिनोनियम है हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में। अब बात करते हैं इकॉनमी पर। इकॉनमी उस वक्त बहुत बुरी थी, दो रीज़न थे, लोकल और फिर इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो हम अभी अभी एक जंग से निकले थे, अभी अभी डिक्टेटरशिप से निकले थे। एक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को $25 अरब अमेरिका की तरफ से मिले थे, तो इसलिए उस वक्त बहुत अच्छे हालात थे। लेकिन वो डॉलर आपको मिले थे, आपने कमाए नहीं थे। कोई आपने फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई थी कि उन फैक्ट्रियों से आपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाई हों, वो बेच के आपने कमाया हो, और अब वो फैक्ट्रियाँ बाकी हों, मज़ीद आगे वो प्रोडक्ट्स बेचें बाहर और कमाएँ। ऐसा नहीं था। तो अब जब सिविलियन हुकूमत के पास हुकूमत आई, आपके पास कुछ थी नहीं, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, बिजली का बहुत बुरा हाल था, लोड शेडिंग बहुत बुरी थी। तो जब वो अब अमेरिका के दिए हुए वो $25 अरब जब ऑलमोस्ट जब ख़त्म हो गए, तो इकॉनमी क्रैश कर गई। और उसमें कोई महंगाई 100%, 200%, 300% तक चढ़ गई थी। तो लोगों को याद होगा जो उस वक्त में थे, इंतहाई पैनिक की सूरत हाल थी, पेनफुल सूरत हाल थी इकॉनमी की, आवाम के लिए। और जो दूसरा रीज़न था वो था इंटरनेशनली जो है वो रिसेशन आ गया था 2008 का। अमेरिका में जो उनकी
हाउसिंग का जो सिस्टम है वो जो है ना बहुत बुरे तरीके से ब्रेक हो गया था, बहुत सारे कोलैप्स हो गया था, बहुत सारे बैंक्स उसमें वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे। तो उसकी वजह से फिर उनका असर दुनिया पर होता है। और वैसे भी शायद हमारे जो बिज़नेसमैन हैं वो बहाना बना के बैठ गए थे, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह या फिर लोगों को आगे तनख्वाहें देने के लिए या तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो उसका भी इम्पेक्ट आया। और फिर इस तरीके से इकॉनमी तब बहुत बुरी थी। जरदारी एरा बहुत सारी हैपनिंग से भरा पड़ा था, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए उसमें। अगर हम मैं ज़िक्र करूँ तो स्वात ऑपरेशन हुआ। अब वो बज़ात खुद एक बहुत, उस पर अलग से वीडियो बननी चाहिए। एक फ़ेक वीडियो निकाली गई लैंचिंग की, और फिर उस पर पूरे का पूरा फ़ौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। उसके अलावा ड्रोन हमले बहुत हो रहे थे उस वक्त में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिविलियंस की, मासूम लोगों की जिनका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनकी जानें गईं। और फिर एक सलाला इंसिडेंट हुआ, उस पर अमेरिकन फ़ौज ने, नेटो अफवाज ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे हमला कर दिया था, और उसमें शायद कोई 25 लोग बशमूल अफसरान शहीद हुए थे, जिसकी वजह से नेटो सप्लाई रोक दी गई थी और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन बहुत लो लेवल पे चले गए थे। एक बहुत इम्पोर्टेंट वाक़या जो था इन्हीं वाक़यात में, वो उसामा बिन लादेन का वाक़या था। यानी एबटाबाद में अमेरिका ने ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को एसेसिनेट कर दिया था। 2010 में बहुत बड़े फ्लड्स आए थे 2010 के, जिनकी वजह से कोई 20 मिलियन लोगों की जानें मुतासर हुई थी। यानी बेघर हो गए, उनके घर बार उजड़ गए, लोगों की जानें भी गईं। तो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल इवेंट था वो। और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट वाक़या आपको याद ही होगा, रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था। उसमें उसने दो लोगों को कत्ल कर दिया था। और लेकिन फिर जैसे होता है हमारे पास, लॉ जो है वो अमीरों को सर्व करने के लिए है। तो अमेरिका तो सबसे अमीर इस दुनिया में शायद अमेरिकन ही है, तो उन्हीं की बदमाशी है इस दुनिया में। तो दो लोगों को कत्ल करने के बावजूद वो दीत के उसूल के मुताबिक यहाँ से चला गया था। और एक कंसिस्टेंट ट्रेंड पैटर्न उस दौरे हुकूमत का ये था कि बीबी की शहादत को जरदारी ने लगातार याद रखा। वो कभी यूएन में स्पीच देने जाते तो वहाँ बीबी की तस्वीर रखते। हर बार जब भी कोई उनको तकरीर वो करते तो वो बीबी की शहादत को ज़रूर मेंशन करते। तो ये था जरदारी दौरे हुकूमत 2008 से 13 का। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चीज़ें इनक्रेज करती हैं ताकि मैं मज़ीद पाकिस्तानी तारीख़ पे वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू। अल्लाह।